नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास फिक्स्ड गेम पार्ट 9। 1 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब देवराज चौहान ने डॉक्टर गुप्ता के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया था। कम इन। अंदर से उसे डॉक्टर गुप्ता की भारी आवाज सुनाई थी। डॉक्टर कामराज देवराज चौहान के साथ था। वो दोनों कमरे में चले गए। इस वक्त देवराज चौहान के दिल की धड़कनें कुछ तेज हो चुकी थी। तशरीफ रखिए, डॉक्टर गुप्ता ने कुर्सियों की तरफ इशारा करके डॉक्टर कामराज से कहा। थैंक यू डॉक्टर, डॉक्टर कामराज बोला। फिर देवराज चौहान भी कामराज के साथ की कुर्सी पर बैठ गया। देवराज चौहान बोला, सर, यह बातचीत बहुत गोपनीय है। जब तक हम इस कमरे में हैं, यहाँ कोई ना आ जाए। डॉक्टर गुप्ता ने कुछ क्षण ध्यान से डॉक्टर कामराज की तरफ देखा और फिर इंटरकॉम उठाकर अपनी सेक्रेटरी को निर्देश देने लगा कि अगले आदेश तक कोई उसके कमरे में ना आए। फिर इंटरकॉम का स्विच बंद करके उसने डॉक्टर कामराज की तरफ देखा। जी कहिए डॉक्टर साहब। इस वक्त देवराज चौहान का हाथ अपनी जेब में था। इससे पहले कि डॉक्टर कामराज जवाब में कुछ कह पाता, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर की नाल डॉक्टर गुप्ता की ओर उठी हुई थी। देवराज चौहान के इस एक्शन ने न सिर्फ डॉक्टर गुप्ता को बल्कि डॉक्टर कामराज को भी चौंका कर रख दिया था। डॉक्टर गुप्ता के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। इसी समय देवराज चौहान ने दूसरे हाथ से प्रिंसेस तानिया का पर्चा निकालकर डॉक्टर कामराज को दे दिया। फिर डॉक्टर गुप्ता से बोला, आपसे डॉक्टर कामराज को नहीं, मुझे बात करनी है। क्या चाहते हो? डॉक्टर गुप्ता देवराज चौहान की तरफ देखने लगा। वो अपनी मानसिक झटके से संभलने की कोशिश कर रहा था। मैं यह चाहता हूँ कि डॉक्टर कामराज को यहाँ से निकाल कर ले जाऊं। देवराज चौहान ने बताया कि वो क्या चाहता है। यह असंभव है। डॉक्टर गुप्ता ने अपना स्वर कठोर बनाना चाहा, लेकिन यह बिल्कुल संभव है कि रिवॉल्वर के ट्रिगर पर मेरी उंगली दब जाए। देवराज चौहान की आवाज कोबरा नाग की तरह फुंकार रही थी। उस दौरान डॉक्टर कामराज ने प्रिंसेस तानिया का दिया पर्चा पढ़ लिया था और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई थी। डॉक्टर गुप्ता कनखियों से देख रहा था कि पर्चा पढ़कर डॉक्टर कामराज के चेहरे पर किस प्रकार के भाव उभरे थे। वो समझना चाहता था कि आखिर यह हो क्या रहा है, लेकिन उसके फरिश्ते भी असल बात की तह तक नहीं पहुंच सकते थे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है डॉक्टर गुप्ता, देवराज चौहान ने क्रूर स्वर में कहा। आखिर तुम किसके हथियार बन गए हो सुधीर? इस बार डॉक्टर गुप्ता की आवाज भर्रा गई थी। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम हमें अपने साथ लेकर अपनी कार में यहाँ से चलोगे। यही एक रास्ता है। तब गार्ड हमें नहीं रोकेंगे और हम आसानी के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बहस नहीं डॉक्टर गुप्ता, देवराज चौहान दांत पीसकर बोला। देवराज चौहान को वाकई गुस्सा आ गया था। व्याकुलता तो थी ही। आज शायद देवराज चौहान अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हुआ था। आज फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। देवराज चौहान सोच रहा था, आज मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्या था, कहाँ था। आज अगर वो डॉक्टर कामराज को किडनैप करने में कामयाब हो जाता और मोहिनी की हार हो जाती, तो देवराज चौहान समझ लेता कि प्रिंसेस तानिया ही उसकी सच्ची हमदर्द है। उसके बाद अगर मोहिनी देवराज चौहान को कोई जादूगरी दिखाती भी, तो देवराज चौहान उस पर कतई यकीन नहीं करता। और अगर आज प्रिंसेस तानिया हार जाती, तो देवराज चौहान ने सोचा था कि वो कसम खा लेगा कि कभी भी मोहिनी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। डॉक्टर गुप्ता ने बड़े गौर से देवराज चौहान की तरफ देखा। वो शायद अंदाजा लगाना चाहता था कि देवराज चौहान उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देवराज चौहान ने उस वक्त शीशा नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि उस वक्त उसके चेहरे पर दरिंदगी बरस रही होगी। देवराज चौहान ने देखा कि डॉक्टर गुप्ता उसका चेहरा देखकर कुछ भयभीत हो गया था। फिर डॉक्टर गुप्ता ने इंटरकॉम का बटन दबाया और शायद अपनी सेक्रेटरी से कहने लगा, ड्राइवर से कहो कि मेरी कार दरवाजे पर ले आए। मुझे अभी शहर जाना है। मैं डॉक्टर कामराज को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। हरी अप।
यह बहुत जरूरी है। फिर उसने कुछ क्षण बाद इंटरकॉम बंद कर दिया। तुम बहुत समझदार आदमी हो डॉक्टर गुप्ता, देवराज चौहान बोला। तुमने स्थिति को पूरी तरह समझकर अपनी सेक्रेटरी को सही निर्देश दिया है। डॉक्टर गुप्ता कुछ नहीं बोला। इस दौरान डॉक्टर कामराज पत्थर के बुत की तरह कुर्सी पर बैठा रहा था। अब उसके चेहरे पर अचानक उभर आने वाली वो लाली, वो सुर्खी भी गायब हो चुकी थी। अब वो किसी गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा था। कितनी देर लगेगी डॉक्टर गुप्ता? देवराज चौहान कुर्राया। मेरा ख्याल है कि 3 मिनट में सूचना मिल जाएगी कि मेरी कार दरवाजे पर पहुंच चुकी है, डॉक्टर गुप्ता ने चिंतित स्वर में कहा। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो रिवॉल्वर पकड़े मेरा हाथ जेब में होगा और मेरी उंगली ट्रिगर पर होगी। मेरा निशाना बहुत बढ़िया है, ये बात अच्छी तरह समझ लो। डॉक्टर गुप्ता ने एक बार फिर कनखियों से डॉक्टर कामराज की तरफ देखा और बोला, तो यह वास्तव में पागल नहीं है ना? पागल तुम खुद हो। डॉक्टर कामराज देवराज चौहान की अपेक्षा के विपरीत गुर्रा उठा। मैं तुमसे यहाँ बात करने आया था कि मुझे यहाँ की कैद से आजादी मिले। मैं वापस धरती पर नहीं जाना चाहता। यह बात मैंने सुधीर के माध्यम से तुम तक पहुंचाई थी, लेकिन सुधीर को शायद अनुमान हो गया था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए शायद उसने खुद ही यहाँ से भाग निकलने की योजना बना ली है। क्या समझे पागल कहीं के? देवराज चौहान डॉक्टर कामराज की अक्ल की सराहना किए बगैर न रह सका। उसने यह सब कुछ कहकर वास्तव में प्रिंसेस तानिया की पोजीशन सेव की थी, वरना डॉक्टर को यहाँ पार्सल करवाने वाली प्रिंसेस तानिया इसके बाद काफी कानूनी जटिलताओं में फंस सकती थी। और अब वो प्रिंसेस तानिया हॉस्पिटल प्रशासन पर चढ़ दौड़ती कि उसके पागल को उन्होंने किसी बदमाश को किडनैप करके ले जाने दिया। अचानक इंटरकॉम की घंटी बज उठी। डॉक्टर गुप्ता ने फौरन रिसीवर उठा लिया और बोला, यस, अच्छा, थैंक यू। फिर वो रिसीवर रखकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी कार दरवाजे पर आ गई है। देवराज चौहान को खड़ा होते देखकर डॉक्टर कामराज भी खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया, लेकिन अपना हाथ जेब से नहीं निकाला। रिवॉल्वर का हत्था देवराज चौहान की पकड़ में था और उंगली ट्रिगर पर। किसी से कोई बात नहीं, कोई इशारा नहीं। देवराज चौहान ने डॉक्टर गुप्ता को घूरते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा। वो कुछ नहीं बोला और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। आइए डॉक्टर, देवराज चौहान ने डॉक्टर कामराज से कहा, लेकिन आप भी बहुत होशियार रहना। कहते हुए देवराज चौहान डॉक्टर गुप्ता के बहुत पास हो गया था, लगभग उसकी बाह के साथ लगकर। फिर वो उस कमरे से इस तरह निकले कि डॉक्टर गुप्ता उन दोनों के बीच में था। वो सामान्य चाल से आगे बढ़ते रहे। कॉरिडोर में इस समय कोई नहीं था। हॉस्पिटल के ज्यादातर लोग तो मेस में होंगे, लेकिन जब वो रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचे तो वहां कई लोग उनसे टकरा गए। वो सब डॉक्टर गुप्ता के स्टाफ में से थे, इसलिए कुछ पूछ तो नहीं सके, लेकिन उनके साथ डॉक्टर कामराज को देखकर उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव जरूर प्रकट हो गए थे। सर, रिसेप्शनिस्ट बोला, अगर आपकी कोई कॉल आए तो मैं क्या जवाब दूं? मुझे शहर में एक काम है, डॉक्टर गुप्ता ने कहा। उसके लिए मुझे वहां आधा या पौन घंटा रुकना पड़ेगा। इसके बाद मैं फौरन वापस आ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट सिर हिलाकर रह गया। हालांकि अब तक कोई खास बात नहीं हुई थी, लेकिन देवराज के मानसिक तार तने हुए थे। देवराज चौहान इस वक्त डॉक्टर गुप्ता पर कड़ी नजर रखे हुए था और आसपास के माहौल से बेखबरी भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। वो दरवाजे से निकले। यह एक लंबा बरामदा था। बरामदे की 3 सीढ़ियां उतरकर वो उस कार के पास पहुंच गए। वो जरूर डॉक्टर गुप्ता की ही होगी। उसका ड्राइवर पिछली सीट का दरवाजा खोले खड़ा हुआ था। वो कार में बैठने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, सर। उन्होंने मुड़कर देखा तो देवराज चौहान के शरीर पर चींटियां सी रेंगने लगी। पुकारने वाला जॉर्ज बुश का गार्ड था। सर, वो एक सीढ़ी उतरता हुआ बोला, एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? डॉक्टर गुप्ता ने पूछा। कोई भी बात हो सर, देवराज चौहान जल्दी से बोला। हम जिस काम से जा रहे हैं वो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं शहर से वापस आकर तुमसे बात करूंगा, डॉक्टर गुप्ता ने कहा। और सर आप? वो एक सीढ़ी और उतरकर डॉक्टर कामराज से बोला, क्या
आप भी जा रहे हैं? मैं माफी चाहता हूँ डियर। डॉक्टर कामराज मुस्कुराकर बोला। डॉक्टर गुप्ता ने इतना काम बता दिया है कि दावत की बात मेरे दिमाग से ही उतर गई है। मिस्टर बुश से कह देना कि मैं माफी मांग गया हूँ। वो एक सीढ़ी और नीचे उतर आया। देवराज चौहान का हाथ रिवॉल्वर के हत्थे पर और मजबूती से जम गया। उसने निश्चय कर लिया था कि अगर स्थिति बिगड़ती नजर आई तो वो यकीनन इस व्यक्ति को गोली मार देगा। उसके बाद जरूर बड़े हंगामे खड़े होते। लेकिन देवराज चौहान और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इस समय रह गई इमरजेंसी की स्थिति तो उसे संभालने के लिए प्रिंसेस तानिया थी ही उनके ऊपर। यह जिम्मेदारी उसी ने ली थी। वापस जाओ, डॉक्टर गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि मैं वापस आकर तुम्हारी बात सुनूंगा? जॉर्ज बुश के गार्ड का जो स्टाइल था उससे देवराज चौहान समझ गया कि वो उनके पास पहुंचना चाहता है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता के लहजे की सख्ती ने उसे तीसरी सीढ़ी पर ही रुकने को मजबूर कर दिया था। ठीक है सर, वो मुर्दा सी आवाज में बोला। ड्राइवर कार का दरवाजा खोले खामोश खड़ा हुआ था। जल्दी बैठिए सर, देवराज चौहान ने धीमी आवाज में डॉक्टर कामराज से कहा। जॉर्ज बुश का गार्ड दांत पर दांत भींचे तीसरी सीढ़ी पर खड़ा रह गया और वो लोग कार में बैठ गए। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और बोनट के आगे से घूमकर अपनी सीट पर जा बैठा। जॉर्ज बुश का गार्ड समझ चुका था कि देवराज चौहान डॉक्टर गुप्ता की आड़ में डॉक्टर कामराज को निकाल कर ले जा रहा है। वो इन्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन यह संभावना भी थी कि वह किसी तरह मोहिनी को इसकी सूचना दे देता। कार तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसे 5 मिनट लगने थे। हॉस्पिटल का कंपाउंड बहुत बड़ा था। गेट के पास पहुंचकर ड्राइवर ने कार की स्पीड कम की और बड़बड़ाने जैसे ढंग में बोला, ये गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? पता नहीं क्या बात है, डॉक्टर गुप्ता ने धीरे से कहा। इन बातों से देवराज चौहान ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर गुप्ता को कार देखते ही गेट खोल दिया जाता था, जबकि दूसरे लोगों के पास देखकर ही गार्ड गेट खोलते थे। गेट के दाएं बाएं गार्डों के 2 केबिन बने थे। अचानक उन केबिनों में से कई सशस्त्र गार्ड एक साथ बाहर निकल आए थे। उनमें से एक तेजी से चलता हुआ कार की तरफ आ रहा था। वो इन प्राइवेट कंपनी के गार्डों का चीफ था। उसके हाथ में राइफल थी, लेकिन कूले के साथ लटके होल्स्टर में रिवॉल्वर जरूर नजर आ रहा था। गेट हर कीमत पर खुलना चाहिए, देवराज चौहान ने धीरे से मगर गुर्रा कर कहा और साथ ही जेब में पड़े रिवॉल्वर की नाल डॉक्टर गुप्ता की पसली में अड़ा दी। चीफ गार्ड कार के पास आकर रुका और फिर झुककर खिड़की के अंदर झांकता हुआ डॉक्टर गुप्ता से बोला, सर, गेट खुलवाओ। डॉक्टर गुप्ता ने सख्ती से कहा। गेट तो मैं खुलवा दूंगा सर, लेकिन फिर इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। आपको ही जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा? देवराज चौहान बोल पड़ा। दरअसल, चीफ गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया था। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था कि गेट किसी के लिए भी न खोला जाए। कोई गड़बड़ हो गई है और बहुत जल्दी पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। शायद वो लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 15-20 मिनट में वो खुद यहाँ पहुँच रहे हैं। आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो गई? डॉक्टर गुप्ता ने धीरे से कहा। मैं क्या बता सकता हूँ सर? गेट खोलो, देवराज चौहान कड़क कर बोला। पुलिस को जवाब दे दिया जाएगा। हम बेहद जरूरी काम से जा रहे हैं। चीफ गार्ड ने आंखों में प्रश्न भरकर डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसकी पसली पर और बढ़ा दिया। हाँ, डॉक्टर गुप्ता की आवाज भर्रा गई। मैं जवाब दे दूंगा। तुम फौरन गेट खुलवा दो, बाकी मैं देख लूंगा। सर, चीफ गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, कहीं इस तरह हमारा हॉस्पिटल किसी कानूनी चक्कर में न पड़ जाए। यह सोचना तुम्हारा नहीं, डॉक्टर गुप्ता का काम है। देवराज चौहान गुर्राया। देवराज चौहान बहुत बेचैन होता जा रहा था। हाँ, डॉक्टर गुप्ता जल्दी से बोला, जल्दी गेट खुलवाओ। चीफ गार्ड ने मुड़कर अपने आदमियों को इशारा किया कि गेट खोल दे। देवराज चौहान ने ड्राइवर से कहा, जैसे ही दरवाजा खुले तेजी से निकल लेना। ड्राइवर ने देवराज चौहान के आदेश का इस तरह पालन किया जैसे वो डॉक्टर गुप्ता का भी बॉस हो।
गेट खुल ही रहा था कि ड्राइवर ने धीरे से कार आगे बढ़ा दी थी। जैसे ही गेट पूरी तरह खुला, कार सन्नाटे के साथ बाहर निकल गई। इस स्थिति का विश्लेषण और आंकलन करना कोई मुश्किल काम नहीं था। देवराज चौहान समझ गया था कि जॉर्ज बुश के गार्ड ने मोहिनी को फोन कर दिया होगा। उसके बाद मोहिनी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं था। उसने पुलिस और प्रशासन को जरूर कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी होगी और भड़का दिया होगा, जो पुलिस कमिश्नर तक फौरन हरकत में आ गए थे। और खुद डॉक्टर गुप्ता को भी अपने हॉस्पिटल से बाहर आने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मोहिनी बहुत साधन संपन्न और प्रभावशाली थी। उसके बड़े बड़े लोगों से करीबी संपर्क थे। अब पुलिस हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंचने वाली थी। इसमें भी कम से कम 15-20 मिनट लगते, जबकि देवराज चौहान जल्दी से जल्दी अपनी उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहता था। 5 मील की दूरी इस स्पीड से तय करने में लगभग इतना ही समय लगता। और उसके बाद प्रिंसेस तानिया खुद देवराज चौहान को कह गई थी कि उसके बाद की पूरी स्थिति वो खुद संभाल लेगी। इस समय देवराज चौहान ने पहली बार ध्यान से डॉक्टर कामराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, बिल्कुल सपाट। उसके विपरीत डॉक्टर गुप्ता का चेहरा बार बार रंग बदल रहा था। 5 मील तक वो सड़क इतनी बढ़िया बनी हुई थी कि 5 मील की दूरी तय करने में उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही लगे थे। उसके बाद फिर एक गेट था और यहाँ भी प्राइवेट कंपनी के ही हथियारबंद गार्ड राइफलें लिए खड़े हुए थे। वो संख्या में 6 थे और सब के सब गेट के पास अटेंशन खड़े हुए थे। डॉक्टर गुप्ता की कार के लिए यह गेट भी खुल जाना चाहिए था, परंतु गेट नहीं खुला था और ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी थी। उन गार्डों का ऑफिसर तेजी से उनके पास आया। देवराज चौहान गुर्राया, डॉक्टर, इसे सख्ती से कहो कि गेट खोल दे। आखिर यह तुम्हारा नौकर ही है और तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इसका फर्ज है। ऑफिसर कार की खिड़की पर झुककर डॉक्टर गुप्ता से बोला, सर, आपको वापस जाना होगा। ऊपर से ऑर्डर है कि गेट किसी भी हालत में न खोला जाए। बेशक हम आपके नौकर हैं, लेकिन इस समय हम आपकी बात न मानकर ज्यादा से ज्यादा नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अगर हमने आपकी बात मान ली तो बड़े लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। यह ऑर्डर हमें एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिला है। कौन सा मिनिस्टर? देवराज चौहान ने पूछा। प्रदेश का गृह राज्य मंत्री। देवराज चौहान सन्नाटे में आ गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि मोहिनी इस तरह सरकारी संपर्कों का गलत इस्तेमाल कर सकती थी। यह सब गार्ड रिटायर्ड फौजी थे, इसलिए वो अनुशासन प्रिय थे और सरकारी आदेश की अवहेलना उनके खून में नहीं थी। गेट के दाएं बाएं कोई रुकावट नहीं थी। स्टीयरिंग को जरा काट कर वहां से भी निकाला जा सकता था, लेकिन यह बात प्रिंसेस तानिया पहले बता चुकी थी कि वहां जगह जगह कीलें गड़ी हुई हैं। उधर से निकलने का नतीजा यही होता कि उनकी गाड़ी के चारों टायर फट जाते। आप वापस चले जाइए, ऑफिसर थोड़े अंतराल के बाद बोला। आप खुद समझ सकते हैं कि यह कोई बहुत ही बड़ा मामला होगा, वरना हमें यह ऑर्डर सीधा होम मिनिस्ट्री से न मिलता। कुछ भी हो, देवराज चौहान बोला, ऐसी तैसी तेरे ऑर्डर की। हमारा हॉस्पिटल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के नहीं। हमें हर कीमत पर जाना है। क्यों डॉक्टर साहब? देवराज चौहान ने डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखा। हाँ, डॉक्टर गुप्ता ने देवराज चौहान के रिवॉल्वर की सख्ती सहन करते हुए कहा, गेट फौरन खोल दिया जाए। सॉरी सर, ऑफिसर का चेहरा भावहीन हो गया। गेट हरगिज नहीं खुलेगा। देवराज चौहान का दिमाग सनसना उठा। वो असमंजस में था कि अब उसे क्या करना चाहिए। यह भी संभव नहीं था कि वो पलक झपकते ही उन सबको गोली का निशाना बना देता। देवराज चौहान मुश्किल से उनमें से 2-3 को ही निशाना बना पाता। फिर बाकी के गार्ड किसी सुरक्षित जगह पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते। एक सवाल यह भी था कि जब देवराज चौहान फायरिंग करता तो डॉक्टर गुप्ता को उस पर झपटने का मौका मिल जाता। लगभग आधे मिनट तक बोझिल सन्नाटा छाया रहा। सर, फिर गार्ड ऑफिसर बोला, उचित रहेगा कि आप वापस चले जाएं। इसी में हॉस्पिटल की
और हम सबकी भलाई है। डॉक्टर गुप्ता ने कनखियों से देवराज चौहान की तरफ देखा, ऐसे ढंग से जैसे पूछ रहा हो, अब क्या इरादा है। अचानक एक धमाका हुआ और वो सब चौंक गए। यह धमाका एक राइफल के फायर से हुआ था। सबकी नजरें आवाज की दिशा में उठ गई। गेट पर खड़े एक गार्ड ने अपनी ही राइफल से अपने ही एक साथी को गोली मार दी थी। फिर उस गार्ड ने बड़ी तेजी से 2 फायर और किए। 2 धमाकों से फिर वातावरण कांप उठा। उसके ये दोनों फायर भी बेकार नहीं गए। उसने अपने 3 साथियों को गोली मार दी थी। पता नहीं वो जिंदा थे या नहीं। इस दौरान चौथे गार्ड को इस विपत्ति से संभलने की मोहलत मिल गई थी। उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल सीधी की और फायरिंग करने वाले अपने साथी गार्ड को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। गोलियां चलने की तड़तड़ाहट से हवा में शोर मच गया और वो फायरिंग करने वाला गार्ड छलनी होकर जमीन पर ढेर हो गया। यह सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ था, लेकिन इस वक्त देवराज चौहान के दिमाग ने भी बड़ी तेजी से काम किया था। देवराज चौहान ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और कार के पास खड़े गार्ड ऑफिसर की टांग में गोली मार दी। वो त्योराकर जमीन पर गिरा और दोनों हाथों से अपनी टांग पकड़कर तड़पने लगा। गेट पर खड़ा वो गार्ड जिसने पहले फायरिंग करने वाले को छलनी कर दिया था, वो बड़ी तेजी से एक तरफ लपका था। शायद वो कहीं आड़ में पोजीशन लेना चाहता था। देवराज चौहान ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर भागते हुए गार्ड की उस बाह का निशाना लिया जिस हाथ में उसकी ऑटोमेटिक राइफल थी। फिर गोली का जोरदार धमाका हुआ और राइफल गार्ड के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। गार्ड अपनी बाह दूसरे हाथ से दबोचे भागता चला गया। डॉक्टर गुप्ता के लिए यह अच्छा मौका था। उसने देवराज चौहान पर झपटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कामराज ने भी समय पर कार्रवाई की। उसने डॉक्टर गुप्ता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे वहीं दबा दिया। डॉक्टर गुप्ता का ड्राइवर इस खूनी हंगामे से बुरी तरह बौखला गया था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया है। गार्ड की तरफ से निश्चिंत होकर कि अब वो बेकार हो गया है, देवराज चौहान फिर डॉक्टर गुप्ता की तरफ आकर्षित हुआ और इस बार रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी से सटा दी। बस डॉक्टर, खेल खत्म। फिर देवराज चौहान ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, और तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी डॉक्टर का भेजा उड़ा दूंगा। ड्राइवर बुत बना ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वो हिला तक नहीं। यह स्थिति ऐसी थी कि देवराज चौहान को बड़ी फुर्ती से काम करना जरूरी था। उसने डॉक्टर कामराज से कहा, डॉक्टर, आप जल्दी से जाकर गेट खोल दीजिए। डॉक्टर कामराज ने देवराज चौहान के आदेश का बड़ी अप्रत्याशित फुर्ती से पालन किया, ऐसे कि देवराज चौहान भी उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गया। फिर डॉक्टर कामराज जैसे ही गेट खोलकर कार के पास आया, देवराज चौहान ने उससे ऊंची आवाज में पूछा, डॉक्टर, क्या आप यह कार ड्राइव कर सकते हैं? हाँ, अच्छी तरह। चल भाई ड्राइवर, पिछली सीट पर आजा। देवराज चौहान बोला। डॉक्टर, आप ड्राइविंग सीट संभाल लें। पलक झपकने के से समय में ही वहां जो खून की होली खेली गई, उससे डॉक्टर गुप्ता का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। ड्राइवर पिछली सीट पर आ गया था और डॉक्टर कामराज ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। उसने तेजी से कार दौड़ा दी। अब हमें किधर चलना है? डॉक्टर कामराज ने पूछा। अभी सीधे ही चलते रहिए। देवराज चौहान को उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब प्रिंसेस तानिया आकर स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेती। देवराज चौहान अपना काम बड़ी कुशलता से कर चुका था। देवराज चौहान सोचने लगा, मगर उस गार्ड ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने ही साथियों को गोली मार दी? लेकिन उसके दिमाग ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अब भी देवराज चौहान की रिवॉल्वर की नाल डॉक्टर गुप्ता की कनपट्टी से लगी हुई थी। गुप्ता के बगल में उसका ड्राइवर बैठा हुआ था। उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। कार तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। अचानक डॉक्टर कामराज ने देवराज चौहान से पूछा, आइलैंड पर जाने की तैयारियां कितनी कंप्लीट हैं? जी। देवराज चौहान चौंक गया। डॉक्टर कामराज ने अपना सवाल दोहराया। देवराज चौहान की आंखों के सामने वो छोटा सा पर्चा घूम गया जो प्रिंसेस तानिया ने डॉक्टर कामराज के नाम लिख देवराज चौहान को दिया था। उसमें आइलैंड
यानी टापू का जिक्र था। लेकिन देवराज चौहान के पूछने पर प्रिंसेस तानिया ने कहा था कि वो कोड वर्ड है। और अब डॉक्टर कामराज देवराज चौहान से पूछ रहा था कि आइलैंड पहुंचने की तैयारियां कितनी कंप्लीट हैं। इसका मतलब यह था कि प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान से झूठ बोला था। आइलैंड कोड वर्ड नहीं, बल्कि यथार्थ था। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता डॉक्टर, देवराज चौहान ने धीरे से कहा। ओह, तो वो तुम्हें इतना अनजान रखे हुए हैं। डॉक्टर कामराज की आवाज बहुत धीमी थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि अचानक डॉक्टर कामराज ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। इसका क्या मतलब है डॉक्टर, देवराज चौहान ने जल्दी से पूछा। सब बातों का मतलब तुम्हें वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, डॉक्टर कामराज हल्के से सिर हिलाकर धीरे से बोला। देवराज चौहान की उलझन और बढ़ गई। टापू एक ऐसा सवाल बन गया था जो देवराज चौहान के दिमाग पर घने बादलों की तरह छाकर दिमाग में अंधेरा सा फैलाने लगा था। देवराज चौहान सोच विचार के बाद बस इतना ही समझ पाया था कि कोई टापू भी था और उन्होंने वहां जाना था। प्रिंसेस तानिया ने वहां पहुंचने के इंतजाम पूरे कर रखे थे। देवराज चौहान को अपेक्षा थी कि शायद उसका वो मेहरबान बुजुर्ग दोस्त उसी टापू पर हो। प्रिंसेस तानिया ने एक बार बातों बातों में कहा था कि वो बहुत दूर है। अचानक देवराज चौहान को कार की पिछली तरफ से सड़क पर इंजनों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। देवराज चौहान ने मुड़कर देखा। वो दो मोटरसाइकिलें थी जो उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। उनकी वर्दियों से देवराज चौहान ने पहचान लिया कि वो हॉस्पिटल के बॉडीगार्ड थे, यानी पागलों के सहायक। हॉस्पिटल के बॉडीगार्ड शायद फायरिंग की आवाजें सुनकर उस तरफ आ रहे थे, जो शायद हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। देवराज चौहान को मालूम था कि वहां सिर्फ दो ही मोटरसाइकिलें थी बॉडीगार्डों के पास। बहुत तेजी से चलिए डॉक्टर, देवराज चौहान जल्दी से बोला। डॉक्टर कामराज ने एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया और कार काफी उछलने लगी। यह रास्ता हॉस्पिटल की 5 मील लंबी सड़क की तरह चिकना और समतल नहीं था। देवराज चौहान ने पिछली रात यह सोचा था कि डॉक्टर कामराज को वहां से निकाल ले जाना कोई भारी मुश्किल अभियान साबित नहीं होगा, जिसमें कोई खास खतरे उठाने पड़े। लेकिन अब यह साबित हो रहा था कि यह जान जोखिम का काम है। एक के बाद एक रुकावटें सामने आ रही थी। डॉक्टर कामराज रियर व्यू मिरर में पीछे देखकर बोला, दो मोटरसाइकिलें हमारे पीछे आ रही हैं। मैंने उन्हें देख लिया है डॉक्टर, बस आप यही कोशिश कीजिए कि वो हमारी कार तक न पहुंच पाए। अब देवराज चौहान मन ही मन प्रिंसेस तानिया पर भी झल्ला रहा था। उसने कहा था कि 5 मील की सीमा से निकलने के बाद वो पूरी स्थिति को संभाल लेगी। फिर अचानक देवराज चौहान ने हवा में हल्की सी गूंज सुनी। देवराज चौहान ने खिड़की से बाहर देखा और अनायास उसके मुंह से गहरी सांस निकल गई। यह राहत की सांस थी। एक हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। अभी उन्हें हॉस्पिटल के गेट से निकले हुए पूरे 10 मिनट भी नहीं हुए थे, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वो हेलीकॉप्टर पुलिस का होगा। पुलिस के हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकते थे। देवराज चौहान को लगा कि यह वही हेलीकॉप्टर होगा जिसमें प्रिंसेस तानिया के आदमी प्रशिक्षण उड़ान पर थे। प्रिंसेस तानिया ने यही तो कहा था कि इस क्षेत्र में पहुंचकर वो पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लेगी। डॉक्टर, देवराज चौहान ने डॉक्टर कामराज से कहा, हम अब काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं। लेकिन उसी समय एक अनअपेक्षित और अप्रत्याशित घटना घट गई। अचानक हवा में एक दिल हिला देने वाला धमाका हुआ था। तब हेलीकॉप्टर उनकी कार के पास पहुंचने ही वाला था। हवा में धमाका होने के साथ ही आग की लपटें लपकने लगी थी और फिर वो हेलीकॉप्टर उन लपटों में घिरा जमीन की तरफ आता दिखाई देने लगा। शायद इस पल सबके दिल की धड़कनें भी इस बात के लिए रुक गई होंगी। यह घटना ऐसी नहीं थी कि किसी का दिल आसानी से सहन कर जाता। देवराज चौहान अपनी आशाएं और अपेक्षाएं इस हेलीकॉप्टर से बांधे बैठा था। मामला फिर फंस गया था कि क्या वो सुरक्षित बचकर निकल सकेंगे। हेलीकॉप्टर फटने के जोरदार धमाके से डॉक्टर कामराज के हाथ स्टीयरिंग पर जरा सा बहके थे, पर डॉक्टर ने संभलने में देर नहीं लगाई थी। फिर डॉक्टर ने हैरानी से कहा,
यह क्या हुआ? उम्मीदों के परखच्चे उड़ गए। देवराज चौहान धीरे से मुस्कुराया, फिर जैसे चौंक कर बोला, स्पीड बढ़ाइए, सिक्योरिटी गार्ड बराबर हमारे पीछे लगे हुए हैं। एक्सीलेटर पर डॉक्टर के पैर का दबाव और बढ़ गया। वैसे कार की रफ्तार पहले भी कम नहीं थी। डॉक्टर कामराज बड़बड़ाया, यह यह हेलीकॉप्टर? शायद प्रिंसेस तानिया। देवराज चौहान ने ठंडी सांस लेकर इनकार में गर्दन हिलाई। भगवान करे ऐसा ना हुआ हो। यह बस मेरा अनुमान है कि हेलीकॉप्टर प्रिंसेस तानिया ने हमारी मदद करने के लिए भेजा था डॉक्टर। क्या वो खुद भी उसमें? भगवान ही जानता है डॉक्टर। देवराज चौहान ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, और शायद अब वो समय आ गया है कि आप मुझे मेरे बारे में सब कुछ बता दीजिए। क्या मतलब? वो शक्तियां जो मेरे भीतर छुपी हुई हैं, शायद अब हम उनसे काम लेकर ही बच सकते हैं। अब मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर क्या-क्या शक्तियां हैं, जिनसे काम लेकर मैं इस स्थिति का तोड़ कर सकूं। यह बड़ा अच्छा मौका था कि देवराज चौहान डॉक्टर कामराज से अपने बारे में सब कुछ मालूम कर लेता, लेकिन शायद किस्मत को अभी यह मंजूर नहीं था। अचानक वातावरण में तड़तड़ाहट का भयंकर शोर गूंजा। देवराज चौहान को लगा जैसे उनके पीछे कोई मशीन गन चली हो। देवराज चौहान ने मुड़कर देखा। उनका पीछा करने वाले गार्ड उस अज्ञात एलएमजी का निशाना बने थे। उनके शरीर लहूलुहान हो गए थे और उनकी मोटरसाइकिलें आपस में टकराकर ही सड़क पर ढेर हो गई थी। फिर देवराज चौहान को बुरी तरह चौंक कर सामने की तरफ ध्यान देना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर कामराज ने कार के ब्रेक लगाए थे। देवराज चौहान ने देखा कि थोड़ी दूरी पर ही एक औरत साड़ी बांधे हाथ उठाए उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे पहचानने में देवराज चौहान को देर नहीं लगी। वो प्रिंसेस तानिया थी। उसे देखकर देवराज चौहान को लंबे समय बाद दिली खुशी महसूस हुई। फिर कार एक हल्के से धक्के के साथ रुक गई। प्रिंसेस तानिया लपक कर ड्राइविंग सीट के पास आई और बोली, डॉक्टर प्लीज ड्राइविंग सीट खाली कर दीजिए, कार मैं चलाऊंगी। डॉक्टर कामराज चुपचाप दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। इस गंभीर स्थिति में कुछ सवाल जवाब करना समय नष्ट करना ही होता। प्रिंसेस तानिया ने फौरन ही ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार फिर तेजी से उछलकर दौड़ने लगी। वो हेलीकॉप्टर? देवराज चौहान ने कहना चाहा। मेरा भी यही ख्याल था कि तुम लोग गलत समझे होंगे, प्रिंसेस तानिया ने कहा। तो क्या वो? हाँ, उस हेलीकॉप्टर से मेरा कोई संबंध नहीं था। प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान की बात काटकर कहा। मुझे इसकी उम्मीद भी थी, इसलिए ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। उस हेलीकॉप्टर को मेरे आदमियों ने ही गिराया है। उसके बाद फिर एक पॉइंट पर मेरे आदमी मुस्तैद थे, इसलिए दोनों गार्ड भी रास्ते से हटा दिए गए थे। ओह! देवराज चौहान के मुंह से इतना ही निकल सका, परंतु मोहिनी देवी या पुलिस के हेलीकॉप्टर किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं, डॉक्टर कामराज ने कहा। फिर उन्हें प्रिंसेस तानिया के जवाब की जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि उनका ध्यान उस स्टील बॉडी के बंद ट्रक की तरफ चला गया, जो एक टीले की आड़ में खड़ा हुआ था। यह उस किस्म का ट्रक था जिसे कंटेनर ट्रक कहा जाता है और जिसमें भारी सामान इधर-उधर ले जाया जाता है, जैसे कि कीमती गाड़ियां या मिलिट्री के टैंक वगैरह और तोपें। उस ट्रक का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसके फर्श से जमीन तक लोहे की ढलान लगी हुई थी। प्रिंसेस तानिया ने कार की रफ्तार बहुत कम कर दी थी और फिर कार को उस ट्रक के अंदर चढ़ा ले गई। उसने फौरन ही कार का इंजन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने देखा कि कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रक का पिछला हिस्सा बंद किया था और फिर ट्रक चल पड़ा था। प्रिंसेस तानिया ने ट्रक चलने पर एक गहरी सांस ली, जो शायद चैन की सांस थी। फिर वो बोली, अभी तक तो मेरा प्लान कामयाब जा रहा है। क्या इस ट्रक को चेक नहीं किया जा सकता? देवराज चौहान ने पूछा। 2-3 मिनट बाद ही हमारा यह ट्रक बड़ी सड़क पर पहुंचकर ऐसे ही ट्रकों के काफिले की लाइन में लग जाएगा। हे भगवान! डॉक्टर कामराज ने हैरानी से कहा। तुमने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर डाली। कोई मामूली मामला तो नहीं था ना यह? प्रिंसेस तानिया ने कहा। आखिर हमारा मुकाबला
महान मोहिनी देवी की अपार शक्ति और ऊंची पहुंच से है। क्या इस कारवां को चेक नहीं किया जाएगा? फिर देवराज चौहान ने ही पूछा था। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि अभी तुम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट तो उस समय होंगी। अचानक प्रिंसेस तानिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर डॉक्टर कामराज से बोली, डॉक्टर, यह ऑपरेशन आपके लिए तो बड़ा अनपेक्षित रहा होगा। बिल्कुल, डॉक्टर कामराज ने कहा, और यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बातें हम बाद में करेंगे, प्रिंसेस तानिया ने जल्दी से कहा। न जाने क्यों देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे डॉक्टर कामराज उसके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस तानिया ने उसकी बात काट दी थी। फिर प्रिंसेस तानिया कार का दरवाजा खोलकर उतरती हुई बोली, मैं जरा बाहर का नजारा देख लूं। फिर वो जवाब का इंतजार किए बगैर ट्रक के अगले हिस्से की तरफ गई, जहां ड्राइविंग केबिन था। उसने ड्राइविंग केबिन की खिड़की खोलकर ड्राइवर से कुछ बातें की और फिर लौट आई। अब हम ट्रकों के कारवां में शामिल हो चुके हैं, प्रिंसेस तानिया ने आकर उन्हें बताया। इस कारवां में हमारे ट्रक समेत जाते अन्य ट्रक हैं। और उनका संबंध किससे है? डॉक्टर कामराज ने पूछा। वो सब मेरे लोग हैं, प्रिंसेस तानिया ने कहा। फाइन। देवराज चौहान चिढ़ रहा था। वो दोनों इस तरह बातें कर रहे थे जैसे देवराज चौहान की कोई हस्ती ही ना हो, जबकि प्रिंसेस तानिया ने खुद बताया था कि देवराज चौहान आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय शक्तियों का मालिक था। क्या आश्चर्यजनक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं? देवराज चौहान को गुस्सा आने लगा। आइलैंड तक कैसे पहुंचेंगे? डॉक्टर कामराज ने प्रिंसेस तानिया से पूछा। जाने क्यों प्रिंसेस तानिया हंस पड़ी थी। डॉक्टर कामराज सख्त लहजे में बोला, क्या मैंने कोई जोक सुनाया है? ओ नहीं डॉक्टर, प्रिंसेस तानिया ने जल्दी से कहा। असल में मुझे कोई और ख्याल आ गया था। कौन सा ख्याल? टापू तक पहुंचने के लिए मैंने जो प्लान बनाया है, जब उसका पता मोहिनी को चलेगा तो वो अपने बाल नोच लेगी। ऐसा क्या प्लान है? अचानक देवराज चौहान कुर्रा उठा। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? प्रिंसेस तानिया इतनी गंभीरता से देवराज चौहान को देखने लगी जैसे पूछ रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? क्या इस सारे हंगामे में मेरी कोई गिनती नहीं है? देवराज चौहान सीधा प्रिंसेस तानिया की आंखों में देखता हुआ बोला था। यह तुम्हें क्यों महसूस हुआ? प्रिंसेस तानिया अब भी गंभीर थी, क्योंकि न तो मुझसे कुछ पूछा जा रहा है, ना ही कुछ बताया जा रहा है। हर बात का एक समय होता है राजदेव जी। अगर वो बात समय से पहले या बाद में हो जाती है तो उसका असर खत्म हो जाता है। तुमने बताया था कि मैं कोई असाधारण शक्तिशाली इंसान हूँ और मेरी इन सब ताकतों की जानकारी सिर्फ डॉक्टर कामराज को है। हाँ, मैंने कहा था और गलत नहीं कहा था। तो फिर अब मुझे वो सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि हर बात का एक समय निश्चित होता है। वैसे अब तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले कि देवराज चौहान कुछ और कह पाता, ड्राइविंग केबिन की तरफ से एक खटके की आवाज सुनाई दी। ओह, कोई खास बात सामने आ गई लगती है, प्रिंसेस तानिया ने जल्दी जल्दी कहा और फिर कार से उतरकर ड्राइविंग केबिन की तरफ गई। इस बार वो खिड़की खोलकर कुछ ज्यादा देर तक बातें करती रही थी। फिर वो तेजी से कार की तरफ आ गई। इस बार प्रिंसेस तानिया के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। स्थिति फिर गंभीर हो गई है। वो कार के पास आकर बोली, लेकिन दरवाजा खोलकर सीट पर नहीं बैठी थी। क्या हुआ? डॉक्टर कामराज जल्दी से दरवाजा खोलकर उतर पड़ा। फिर देवराज चौहान ने भी उसका अनुसरण किया। वो भी उतर गया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ड्राइवर से बात की थी तो उसने मुझे परेशानी से बचाने के लिए एक बात नहीं बताई थी, लेकिन अब आखिर उसने उस खतरे के बारे में बता ही दिया है। उसे खतरे का पता उस समय ही चल गया था जब हम इस ट्रक में आए भी नहीं थे। आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर कामराज की बेचैनी बढ़ रही थी। संयोग से हमारे ट्रक में ट्रांसमीटर भी है और उस ट्रांसमीटर से पुलिस के ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत सुन ली गई है। पुलिस को हमारे भागने का पता चल गया है। अब उनके हेलीकॉप्टर हमारी तलाश कर रहे हैं। उन हेलीकॉप्टरों से
हमारे ट्रकों के काफिलों को देख लिया गया है, इसलिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि क्या ये वाकई मिलिट्री या पुलिस के ट्रक हैं या किसी बड़ी सरकारी कंपनी के, या फिर कोई गड़बड़ है। ओह, डॉक्टर कामराज ने चिंतित लहजे में कहा। तो फिर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें क्या जवाब दिया? वो कई जगह पूछताछ करके अभी थोड़ी देर में उन हेलीकॉप्टरों को जवाब देगा, और वो जवाब स्पष्ट है कि हमारे हक में नहीं होगा। तो फिर अब तुम्हारी प्लानिंग क्या है? कुछ देर बाद हमारा ट्रक काफिले से अलग होकर कच्चे रास्ते पर उतर जाता और फिर हमें एक गांव तक पहुंचाकर वापस लौट आता। लेकिन लेकिन क्या? अब अगर हमारा ट्रक काफिले से अलग होगा तो हमारी निगरानी करने वालों का शक और ज्यादा पक्का हो जाएगा। आखिर उन्हें शक हुआ ही क्यों? इस बार देवराज चौहान ने पूछा। आसपास के सारे इलाके में उन्हें हमारी कार कहीं दिखाई नहीं दी होगी, इसलिए इतने बड़े ट्रकों के पूरे काफिले को देखकर उन्हें संदेह हो गया होगा। इस काफिले के किसी भी ट्रक में एक नहीं, दो कारें छुपाई जा सकती हैं। फिर अब क्या होगा? डॉक्टर कामराज बहुत बेचैन था। प्रिंसेस तानिया ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर सोच विचार की परछाइयां नाच रही थी। शायद वो इसी समस्या के बारे में सोच रही थी। अब तो प्रिंसेस तानिया होठों में ही बड़बड़ाई, लेकिन फिर अपनी बात पूरे किए बगैर ही तेजी से ड्राइविंग केबिन की तरफ चली गई। इस बार उसने ड्राइवर से बहुत संक्षेप में बात की थी। फिर वो ट्रक के ही एक कोने की तरफ बढ़ी, जहां एक छोटा सा सूटकेस रखा हुआ था। प्रिंसेस तानिया ने वो सूटकेस खोला और पलटकर उन दोनों से बोली, इसमें देहाती ढंग के कपड़े हैं। ये हमें गांव पहुंचकर पहनने थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमें फौरन कपड़े बदलने हैं और इस ट्रक से उतर जाना है। अब हमें पैदल ही उस गांव तक जाना होगा। कितनी दूर है गांव? डॉक्टर कामराज ने पूछा। यहाँ से ज्यादा 3 मील होगा। प्रिंसेस तानिया ने सूटकेस में से देहाती स्टाइल के कपड़े निकालते हुए कहा। वो सब मर्दाना कपड़े थे। क्या तुम भी यही कपड़े पहनोगी? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्यों? मेरा मतलब है मर्दाना कपड़े। यही जरूरी है, प्रिंसेस तानिया ने जल्दी से कहा। अब हमें बातों में वक्त नहीं खराब करना चाहिए। उन्होंने कपड़े बदलने में यथासंभव जल्दबाजी से काम लिया था। कार की आड़ उपलब्ध थी ही, इसलिए कोई झिझक नहीं हुई थी किसी को। उन कपड़ों में प्रिंसेस तानिया एक खूबसूरत जवान लड़का नजर आने लगी थी। डॉक्टर कामराज एक बड़ा सा पगड़ा बांधकर एक मेहनतकश किसान नजर आ रहा था, और देवराज चौहान ने तो बस गले में एक रंगीन चादर डाल ली थी। अपने खूबसूरत बालों को बस बिखरा लिया था। प्रिंसेस तानिया के लिए पगड़ी बांधना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने अपने लंबे बाल छुपाने थे। ट्रक ड्राइवर से बातचीत के बाद प्रिंसेस तानिया ने उन्हें बताया कि एक हेलीकॉप्टर उनके काफिले के आसपास उड़ता फिर रहा है। कभी कुछ दूर निकल जाता है और कभी एकदम पास आ जाता है। उन्हें ट्रक से उस समय उतरना था जब हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने के लिए दूर गया हुआ हो और पास ही कोई आड़ उपलब्ध हो। प्रिंसेस तानिया के चेहरे पर फैली व्यग्रता से पता चलता था कि वो वक्त की कमी या फिर वक्त की नजाकत से परेशान थी। स्पष्ट था कि हेलीकॉप्टरों को किसी वक्त भी पुलिस कमिश्नर से यह मालूम हो सकता था कि यह काफिला सरकारी नहीं है, न ही किसी बड़ी कंपनी के ट्रकों ने पिछला चुंगी नाका पार किया है। उसके बाद वो जरूर खतरे में पड़ जाते, लेकिन कम से कम तब तक कोई खतरा नहीं सामने आया जब तक वे ट्रक में थे। ट्रक से उतरते समय भी कोई खास बात नहीं हुई। ट्रक से उतरने का काम उस वक्त किया गया जब काफिले के ऊपर वाला हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। यह संभावना भी नहीं थी कि उन्हें ट्रक से उतरते देख लिया जाता। जब वो ट्रक से उतरे थे तो ट्रक को रोका तो नहीं गया था, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी कम कर दी गई थी कि उतरते समय उन्हें कोई चोट न लग जाए। ट्रक से उतरते ही उन्होंने खुद को झाड़ियों के पीछे जल्दी से छुपा लिया था। वो उस समय तक छुपे रहे थे जब तक कि खतरा टल नहीं गया था, जबकि ट्रक इतनी दूर निकल गए थे कि अब उनकी निगरानी करने वाला हेलीकॉप्टर वहां नहीं आ सकता था जहां वो लोग छुपे हुए थे। आइए
प्रिंसेस तानिया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें उस तरफ जाना है। प्रिंसेस तानिया के मार्गदर्शन में वो चल पड़े। वो खेतों में बनी पगडंडियों पर ही चल रहे थे। उन्हें देर तक चलना पड़ा था। आखिर उन्हें एक गांव के लक्षण नजर आने लगे, लेकिन उन्हें गांव में नहीं जाना पड़ा था। गांव से कुछ फलांग इधर ही प्रिंसेस तानिया उस जगह रुक गई थी जहां एक ग्रामीण बैलगाड़ी लिए खड़ा था। प्रिंसेस तानिया ने बहुत धीमी आवाज में उससे बड़ी संक्षेप में बात की और फिर वो ग्रामीण किसान गांव की तरफ चला गया। अब हम इस हवा गाड़ी में सफर करेंगे, प्रिंसेस तानिया ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो सभी बैलगाड़ी में सवार हो गए। प्रिंसेस तानिया ने बैलों की बांगें अपने हाथों में ले ली थी। बैलगाड़ी एक तरफ चल पड़ी। अब हम कहाँ? देवराज चौहान ने प्रिंसेस तानिया से पूछना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। एक जबरदस्त धमाके की आवाज ने उन तीनों को ही पूरी तरह चौंका दिया था। अरे, यह क्या? डॉक्टर कामराज के मुंह से निकला। प्रिंसेस तानिया ने ठंडी सांस दी। फिर वो कुछ कहने ही वाली थी कि पहले धमाके जैसे ही कई धमाके एक के बाद एक होने लगे थे। दिल दहला देने वाले, कान फोड़ आवाज वाले कई धमाके हुए। 16 आदमियों और 8 ट्रकों का नुकसान। प्रिंसेस तानिया ने दुख भरी आवाज में कहा। क्या मतलब? देवराज चौहान फिर चौंक कर बोला। पुलिस कमिश्नर से हेलीकॉप्टर वालों को मालूम हो गया होगा कि न तो ये ट्रक सरकारी थे, न ही किसी कंपनी के। हेलीकॉप्टर से एक ग्रेनेड फेंककर काफिलों को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन जब ट्रक नहीं रुके होंगे तो एक एक करके कई ग्रेनेड फेंके जा रहे होंगे। हो सकता है कि अब तक एक दो हेलीकॉप्टर और भी आ चुके हों। क्या वो ग्रेनेड ट्रकों पर फेंके जा रहे होंगे? इस संभावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने कहा था कि 16 आदमियों और 8 ट्रकों का नुकसान। यह तो, देवराज चौहान ने व्याकुल होकर कहा, जानी नुकसान के अलावा करोड़ों का माली नुकसान भी होगा। बड़े मामलों में नुकसान भी बड़े ही होते हैं और फायदे भी बड़े। यह कौन सा बड़ा मामला है? तुम्हारा मामला, प्रिंसेस तानिया ने गंभीर आवाज में कहा। हमें निर्देश है कि तुम्हारी खातिर इससे सैकड़ों गुना नुकसान भी बर्दाश्त किया जाए। ये निर्देश किसने दिए हैं? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। अभी समय नहीं आया है कि तुम्हें उनका नाम बताया जाए। ऐसी तैसी समय की। देवराज चौहान झुंझला गया। न जाने वो समय कब आएगा जब तुम लोग मुझे यह बात बताओगे। धमाकों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कामराज कसमसाकर बोला, क्या उन ट्रकों से जवाबी हमला नहीं किया जा रहा होगा? जरूर पलटवार किया जा रहा होगा, लेकिन हमें उसका पता नहीं लग सकता। क्यों? हमारे आदमियों के पास सिर्फ स्टेन गने हैं और स्पष्ट है कि उनकी आवाजें हम तक नहीं पहुंच सकती। वो देखो, प्रिंसेस तानिया ने एक तरफ इशारा किया। देवराज चौहान और डॉक्टर कामराज ने एक साथ उस तरफ देखा जिस तरफ प्रिंसेस तानिया ने इशारा किया था, लेकिन उन्हें उस तरफ कुछ भी नजर नहीं आया। क्या था? देवराज चौहान से पहले डॉक्टर कामराज बोल उठा। हवा में बहुत बड़ा एक शोला चमका था। शायद हमारे आदमियों ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। तो अब हमारे आदमियों को कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन उसी समय फिर एक ग्रेनेड का धमाका सुनाई दिया और प्रिंसेस तानिया डॉक्टर कामराज की तरफ देखकर कड़वाहट से मुस्कुराई। मैंने कहा था ना कि अब कुछ और हेलीकॉप्टर भी पहुंच गए होंगे। ग्रेनेडों के धमाके लगातार सुनाई दे रहे थे और शोले आसमान में चमक रहे थे। प्रिंसेस तानिया फिर बोली, हमारे आदमी मरते मर जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि बासा साहब यानी शाह साहब का यही निर्देश है। शाह साहब? बासा? देवराज चौहान चौंका। प्रिंसेस तानिया ने ऐसे गहरी सांस ली जैसे उसे एहसास हुआ हो कि अनायास उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। डॉक्टर? अब? प्रिंसेस तानिया यूं डॉक्टर कामराज की तरफ आकर्षित हो गई थी जैसे देवराज चौहान ने कुछ कहा ही न हो। देवराज चौहान फिर झल्ला गया। वो प्रिंसेस तानिया की बात काटता हुआ कुर्राया। मेरा ख्याल है कि मैंने किसी दीवार से बात नहीं की थी। मुझे अफसोस है, प्रिंसेस तानिया ने धीरे से कहा, लेकिन
मुझे अफसोस जताने में नहीं, अपने सवाल का जवाब लेने में दिलचस्पी है। देवराज चौहान ने तीखे लहजे में कहा। तुम्हारे सब सवालों का जवाब इकट्ठा ही मिल जाएगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अभी इन बातों का वक्त नहीं आया। क्या वो वक्त मेरे मरने के बाद आएगा? देवराज चौहान का दिमाग गर्म होता जा रहा था। इस समय डॉक्टर कामराज ने दखल दिया। वो देवराज चौहान का कंधा थपथपाते हुए बोला, माय डियर, यह एक कठिन समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। डॉक्टर का लहजा इतना गंभीर था कि देवराज चौहान सिर्फ दांत पीसकर रह गया। डॉक्टर, प्रिंसेस तानिया भर्राई हुई आवाज में बोली, हमारे साथी इस समय मौत के शोलों में घिरे हुए हैं। उनका अंजाम निश्चित नजर आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि एक बार उनसे संपर्क करके उनका हाल चाल पूछ लूं। क्या यह संभव है? डॉक्टर कामराज ने जल्दी से पूछा। जी हाँ, संभव तो है, प्रिंसेस तानिया ने धीरे से कहा। कैसे? प्रिंसेस तानिया ने अपने कपड़ों में से कोई छोटी सी चीज निकाली जो देखने में ट्रांजिस्टर लग रही थी, लेकिन जल्दी ही देवराज चौहान समझ गया कि वो छोटा सा ट्रांसमीटर था। प्रिंसेस तानिया ने ट्रांसमीटर का हरा बटन दबाकर उसे मुंह के पास करके कहना शुरू किया, हेलो हेलो 016, हेलो 016। प्रिंसेस तानिया ने कई बार दोहराया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ओह! प्रिंसेस तानिया ने ठंडी आह भरकर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। क्या हुआ? डॉक्टर कामराज ने पूछा। ट्रांसमीटर जाम है, कहते हुए प्रिंसेस तानिया ने उस अंगूठी की तरफ देखा जो देवराज चौहान ने अपने दाएं हाथ की उंगली में पहनी हुई थी। उस अंगूठी में लगे जैमर की वजह से आसपास कोई मोबाइल फोन या ट्रांसमीटर काम नहीं कर सकता था, और यह हकीकत भी थी। जब से देवराज चौहान ने दोबारा वो अंगूठी पहनी थी, उसे मोहिनी देवी की आवाज फिर नहीं सुनाई दी थी। बैलगाड़ी अपनी विशेष मंथर गति से एक तरफ बढ़ रही थी। प्रिंसेस तानिया डॉक्टर कामराज को बता रही थी कि उसका ट्रांसमीटर क्यों जाम हो गया था। डॉक्टर कामराज ने सिर हिलाकर कहा, तब तो एक ही उपाय है। क्या? इस अंगूठी का जैमर कितनी दूर तक प्रसारण जाम कर सकता है? 50 गज की दूरी तक। तो फिर माय डियर, डॉक्टर कामराज ने दोबारा चौहान से कहा, बुरा ना मानो तो हवा गाड़ी से उतरकर 50-60 गज दूर चले जाओ। मैं इस अंगूठी को ही उतारकर दूर फेंक देता हूँ। हरगिज नहीं, प्रिंसेस तानिया जल्दी से बोल पड़ी। इस तरह मोहिनी हमारी बातें सुन लेगी और उसे मालूम हो जाएगा कि हम इस समय कहाँ हैं। अच्छा, देवराज चौहान ने धीरे से कहा, मैं उतर जाता हूँ। थैंक यू डियर, डॉक्टर कामराज ने कहा। धमाकों की आवाजें नहीं आ रही हैं, प्रिंसेस तानिया ने कहा। शायद खेल खत्म हो चुका है। तो अब ट्रांसमीटर से बात करने की जरूरत नहीं है? देवराज चौहान ने पूछा। जरूरत तो है ही। जब वो लोग खत्म हो चुके हैं, तो फिर अब संपर्क किससे होगा? अब मैं अपने उन आदमियों से संपर्क करूंगी जो शहर में हैं। तो उन सरकारी और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं जो हमारे खिलाफ चल रही होंगी। देवराज चौहान कुछ सोचता हुआ चुपचाप बैलगाड़ी से उतर गया। बैलगाड़ी प्रिंसेस तानिया ने एक जगह रोक दी थी। एक बार फिर थैंक यू डियर, डॉक्टर कामराज ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और एक तरफ चलता चला गया। देवराज चौहान अपनी झोंक में कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाता, लेकिन डॉक्टर कामराज ने चीख कर आवाज दी, बस ठीक है, अब रुक जाओ। देवराज चौहान ने मुड़कर देखा। बीच की दूरी 60 गज से भी ज्यादा लग रही थी। देवराज चौहान ने प्रिंसेस तानिया को ट्रांसमीटर पर बात करते देखा, लेकिन उसकी आवाज देवराज चौहान तक नहीं पहुंच रही थी। हालात अब भी देवराज चौहान को अपनी धारा पर बहाए लिए जा रहे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवराज चौहान का असमंजस कम होने की बजाय कुछ और बढ़ गया था। प्रिंसेस तानिया के मुंह से अनायास निकले शब्द शाह साहब ने देवराज चौहान को और भी उलझाकर रख दिया था। आखिर वो कौन सी हस्ती थी जिसके कहने पर 16 आदमियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? अगर वो लोग ट्रक रोक देते तो ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार ही तो हो सकते थे, उन्हें जान न देनी पड़ती। लेकिन जाने किस शाह के आदेश पर वो कुर्बान हो गए थे।
देवराज चौहान ने सोचा। करीब 5 मिनट बाद डॉक्टर कामराज ने चीख कर ही देवराज चौहान को वापस आने के लिए पुकारा था। जब देवराज चौहान उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे थे। देवराज चौहान बैलगाड़ी में बैठ गया। जैसे ही देवराज चौहान गाड़ी में चढ़ा था, प्रिंसेस तानिया ने गाड़ी हाँक दी थी। जल्दी ही देवराज चौहान ने महसूस कर लिया था कि इस बार प्रिंसेस तानिया ने रास्ता बदल लिया था। न जाने क्यों देवराज चौहान का दिल नहीं चाह रहा था कि वो प्रिंसेस तानिया से बात करे। इसलिए देवराज चौहान ने डॉक्टर कामराज से कहा, क्या कोई परेशानी की बात हो गई है? डॉक्टर कामराज ने चिंतित ढंग से सिर हिलाया। देवराज चौहान ने फिर पूछा, क्या वो सारे ट्रक तबाह हो गए हैं? हाँ, डॉक्टर कामराज ने जवाब दिया, लेकिन हमारी परेशानी का कारण कुछ और ही है। क्या? देवराज चौहान ने बेचैनी से पूछा। हमारे दुश्मनों को पूरी तरह यकीन नहीं आया है कि हम उन ट्रकों के साथ खत्म हो गए होंगे, इसलिए अब उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। सरकारी और मोहिनी के आदमियों ने इस इलाके को कई मील का दायरा बनाकर चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो हमें तलाश करते हुए धीरे धीरे इस दायरे को तंग करते जा रहे हैं। प्रिंसेस के आदमी ने ट्रांसमीटर पर इस ऑपरेशन की सूचना दी है। आखिर हम लोगों के लिए इतना बखेड़ा क्यों हो रहा है? देवराज चौहान ने परेशानी से पूछा। क्योंकि तुम मोहिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन क्यों? बहुत जल्दी तुम्हें यह सब मालूम होने वाला है। देवराज चौहान ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो मन ही मन बुरी तरह झुंझला रहा था। अब देवराज चौहान को शब्दों, वक्त और बहुत जल्दी से चिढ़ होने लगी थी। न जाने वो वक्त जल्दी कब आएगा, उसने सोचा। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर देवराज चौहान ने ही पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तो रेलवे स्टेशन लक्ष्य था, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि फिलहाल हम दुश्मनों के घेरे से नहीं निकल सकते। इसलिए हमें अस्थायी रूप से एक शरण स्थल की जरूरत है। जब तक खतरा खत्म न हो जाए, हमें कहीं छुप कर रहना होगा। शरण स्थल? देवराज चौहान ने कहना चाहा, लेकिन डॉक्टर कामराज चौहान की बात पूरी होने से पहले ही समझ गया। वो हमें उस बूढ़े किसान के खेतों में जाना है। यह कौन है? यह तो प्रिंसेस तानिया को ही पता होगा, डॉक्टर कामराज बोला। मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस बूढ़े ने अपना अनाज जमा करने के लिए अपने घर में एक तहखाना बना रखा है और फिलहाल इस इलाके में हमें उससे सुरक्षित जगह कोई नहीं मिल सकती। क्या वो हमें शरण देने के लिए तैयार हो जाएगा? प्रिंसेस तानिया ने किसी कारणवश ही उसके बारे में सोचा होगा। इस बातचीत के दौरान प्रिंसेस तानिया ने एक शब्द बोलने का कष्ट नहीं उठाया था। वो खामोशी से बैलों को हाँकती रही थी और आसपास देखती रही थी। फिर थोड़ी देर तक देवराज चौहान और डॉक्टर कामराज खामोश ही रहे थे। यह नदी का वो किनारा था जिस तरफ आबादी नहीं थी, सिर्फ खेत थे, और वो भी कहीं कहीं पर। किसी जगह कोई ऊंचा सा टीला नजर आ जाता था, लेकिन यहाँ जमीन कहीं भी पथरीली नहीं थी। देवराज चौहान सोच रहा था कि जमीन पर उनकी बैलगाड़ी के पहियों के बहुत से निशान बनते जा रहे हैं। देवराज चौहान के ख्याल से बड़ी चिंता की बात थी यह। जब दुश्मन इतने बड़े पैमाने पर उनकी तलाश में निकल पड़े थे, तो निश्चित तौर पर वो इन निशानों को अनदेखा न करते। फिर देवराज चौहान ने सोचा, प्रिंसेस तानिया को यह ख्याल क्यों था कि बूढ़े किसान के खेतों में पहुंचकर वो सुरक्षित हो जाएंगे। बैलों को जितनी तेजी से दौड़ाया जा सकता था, प्रिंसेस तानिया उन्हें दौड़ाती रही थी, और फिर आखिर वो बोल ही पड़ी, हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। देवराज चौहान ने एक खेत देखा और खेत के उस पार एक मकान भी नजर आ रहा था। वो ऐसा ही मकान था जैसे आमतौर से गांव में होते हैं, थोड़े पक्के, थोड़े कच्चे। मकान के पास ही एक दो हल, एक बैलों की जोड़ी, एक चारा मशीन और कुछ दूसरा सामान पड़ा हुआ था। उस किसान का नाम क्या है प्रिंसेस? डॉक्टर कामराज ने पूछा। बल्लू बलवीर, प्रिंसेस तानिया ने बताया। क्या यह बल्लू यहाँ अकेला ही रहता है? बस वो है, और उसका एक जवान लड़का है राजू, प्रिंसेस तानिया ने बताया। बूढ़े बल्लू को राजू की बड़ी चिंता लगी रहती है। वो जल्दी से जल्दी घर में बहू लाना चाहता है, लेकिन राजू इस बंधन से नहीं बनना चाहता।
राजू के लक्षण ठीक नहीं है। वो एक आवारा और लफंडर सा आदमी है। बाप की कोई मदद नहीं करता, ज्यादातर शहर में ही रहता है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, यहाँ की ज्यादातर जमीनें पहले हमारे राजघराने की ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन अपने देहांत से पहले डैडी ने ये जमीनें अपने वफादार नौकरों वगैरह को दान में दे दी थी, वरना वो सरकारी सीलिंग में आ जाती और किसी को कुछ ना मिलता। उन्हीं में से एक बल्लू है, जिसके ऊपर मैं उतना ही भरोसा करती हूँ जितना कि अपने आप पर। बैलगाड़ी उस छोटे से मकान के पास पहुंचकर रुक गई थी, जो लाल ईंटों का बना हुआ था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक बूढ़ा मकान से निकल आया। उसी दौरान वो तीनों बैलगाड़ी से उतर चुके थे। बूढ़े ने बड़ी अजीब सी नजरों से तीनों को देखा। फिर वो जैसे चौंक कर उछल पड़ा। उसकी फटी फटी सी आंखें प्रिंसेस तानिया पर ही जमी हुई थी। आप आप मालकिन जी, राजकुमारी जी, वो हकलाया। और इस रूप में? हाँ, प्रिंसेस तानिया ने गहरी सांस लेकर कहा, यह एक मजबूरी है बल्लू। मेरी पोजीशन इस समय एक फरार मुजरिम जैसी है। मेरी तलाश में पुलिस और दुश्मनों के आदमी इस पूरे इलाके को घेर चुके हैं। पुलिस? और आप, आपकी तलाश में? बूढ़े बल्लू की हैरानी जायज थी। हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूंगी, लेकिन अभी हमें इतनी भी फुर्सत नहीं है। मुझे याद आया था कि तुम्हारे घर में एक तहखाना भी है। तहखाना? वो तो है, लेकिन बल्लू परेशान सा नजर आने लगा था। बल्लू, प्रिंसेस तानिया ने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम इसलिए परेशान हो गए हो कि पुलिस मेरी तलाश में है, तो मैं हरगिज यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। आप मेरे सिर पर यूं तो जूता ना मारिए मालकिन। बल्लू की आवाज भर्रा गई थी। अगर मेरा बहुत बड़ा परिवार भी होता, तब भी मैं परिवार को आप पर कुर्बान कर देता। फिर तुम चुप क्यों हो गए? प्रिंसेस तानिया का ठंडापन कायम था। इसलिए मालकिन कि यह जगह ही खतरे में है। किस किस्म का खतरा? यमुना उफान पर आ गई है। किसी समय भी यहाँ बाढ़ आ सकती है मालकिन। ये खेत, यह मकान, सभी कुछ डूब जाएगा। मैं अभी यहाँ से जाने की तैयारी ही कर रहा था। कहाँ जाओगे? वो उधर। बल्लू ने एक तरफ इशारा किया। उस टीले पर मैंने एक झोपड़ी बना रखी है। जब भी बाढ़ आती है, मैं राजू को साथ लेकर वहां चला जाता हूँ। क्या राजू यहाँ आ चुका है? नहीं, बल्लू ने दुखी होकर धीरे से कहा, वो तो कई दिनों से घर ही नहीं आया है। कहाँ गया है वो? प्रिंसेस तानिया ने पूछा। शहर गया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। बल्लू की आवाज में दुख कुछ और गहरा हो गया था। प्रिंसेस तानिया ने उस टीले की तरफ देखा, जिसकी तरफ बल्लू ने इशारा किया था। फिर सोचकर बोली, क्या वो जगह सुरक्षित है? बाहर से तो टीला सुरक्षित रहता ही है, लेकिन आपके लिए भी वो जगह सुरक्षित रहेगी। बल्लू ने जवाब दिया। वो कैसे? टीले के चारों तरफ दलदल है। सिर्फ एक पतला सा रास्ता है जो टीले के ऊपर तक जाता है, लेकिन किसी अजनबी को वो रास्ता नजर नहीं आ सकता। देखने में वो रास्ता भी दलदल का ही एक हिस्सा नजर आता है। जो लोग आपकी तलाश में हैं, उन्हें भनक तक नहीं लग पाएगी कि आप उस टीले पर हैं। तो फिर देर न करो बल्लू काका, हमें जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचना है। प्रिंसेस तानिया ने व्यग्रता से कहा। तो फिर अब हमें पैदल ही चलना होगा। बल्लू कुछ सोचकर बोला। क्यों? मैं तो ऐसे मौकों पर अपना हल, बैल और भैंसों को भी वहां ले जाया करता था, लेकिन अब यह उचित नहीं है। आपके दुश्मनों को उनसे आपका सुराग मिल सकता है। ठीक है, प्रिंसेस तानिया ने सिर हिलाकर कहा। बैलों, भैंसों और सामान के बर्बाद होने का तुम्हें नुकसान तो होगा, लेकिन तुम परवाह मत करो, मैं तुम्हारा सब नुकसान पूरा कर दूंगी। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मालकिन? बल्लू हाथ जोड़कर बोला। ये सब कुछ आपका ही तो है। तो अब जल्दी से चलने की तैयारी करो, प्रिंसेस तानिया ने कहा। तैयारी तो पहले से कर चुका हूँ मालकिन। तो फिर अब निकल पड़ो, मैं अभी 1 मिनट में आया, कहकर बल्लू घर के अंदर चला गया। उन दोनों में ये बातें देहाती भाषा और गवारू लहजों में हुई थी, और देवराज चौहान हैरान हो रहा था कि प्रिंसेस तानिया इस तरह भी बोल सकती है। वो एक अल्ट्रा मॉडर्न औरत थी। बल्लू ने घर से बाहर आने में देर नहीं लगाई थी। वो एक बहुत बड़ा मटका
अपनी कमर पर लादे चलाया था। चलिए मालकिन, वो बाहर आते ही बोला। इस मटके में क्या है? प्रिंसेस तानिया ने पूछा। इसमें खाने पीने का इतना सामान है कि हम आराम से 2-3 दिन टीले पर अपना गुजारा कर सकते हैं, बल्लू ने जवाब दिया। मैंने तो यह सामान ज्यादा दिनों के लिए रखा था, लेकिन अब हमारी संख्या बढ़ गई है, इसलिए यह ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। अब इतना समय भी नहीं है कि मैं और तैयारी कर सकता। बाढ़ किसी भी समय इस इलाके को अपनी लहरों में ले सकती है। वो लोग बल्लू के साथ उस टीले की तरफ चल पड़े। उनकी बैलगाड़ी भी वहीं खड़ी रह गई थी। देवराज चौहान बार बार नजरें उठाकर आसपास की तरफ देख रहा था। आखिर डॉक्टर कामराज बोल उठा। उन लोगों को हेलीकॉप्टरों से तो हमारी तलाश का अभियान जारी रखना ही चाहिए था। हो सकता है कि वो फिर किसी समय हेलीकॉप्टरों से काम लें, क्योंकि इस समय उनके ख्याल में यह होगा कि हम हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर कहीं छुप न जाएं। देवराज चौहान ने कहा। डॉक्टर कामराज सिर हिलाने लगा। 4 लोगों का यह कारवां धीरे धीरे उस टीले की तरफ जा रहा था, जो सामने लगभग 4 फलांग की दूरी पर नजर आ रहा था। प्रिंसेस तानिया और बल्लू आगे आगे थे और डॉक्टर कामराज तथा देवराज चौहान उनके पीछे चल रहे थे। देवराज चौहान सोच रहा था कि पिछले दिनों जो कुछ भी होता रहा है, क्या वो वाकई सच ही था या कोई सपना? फिर देवराज चौहान के दिमाग में लाख टके का सवाल उभरा। क्या उस टीले पर हम सब सुरक्षित ही रहेंगे? क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और यह सब क्या और क्यों हो रहा है? बहुत जल्दी सब मालूम हो जाने वाला था। सब कुछ वक्त आने ही वाला था। लेकिन फिर वही सवाल नाक की तरह सिर उठाकर देवराज चौहान के दिमाग पर सवार हो गया। आखिर कब आएगा वो वक्त? दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उपन्यास का क्लेवर निरंतर बढ़ता जा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पात्र स्वयं अपनी घटनाएं तय करने लगते हैं और उन पर लेखक का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इस उपन्यास के साथ भी वही हुआ है। एक ही भाग में यह उपन्यास समाप्त नहीं हो सकता और शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि अच्छी कहानी पढ़ने के लिए एक और पार्ट पढ़ना खराब कहानी एक ही भाग में पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। अतः आप इस उपन्यास के अधूरे सवालों, जैसे क्या मोहिनी वास्तव में कोई पारलौकिक शक्ति थी या फिर यह कोई बहुत बड़ा खेल था, प्रिंसेस की वास्तविकता क्या थी, और सबसे बड़ी बात कि क्या देवराज चौहान की याददाश्त वापस आ पाई, और जब वापस आई तो कौन सा तूफान उठा, यह सब हम जानेंगे इस उपन्यास के अगले भाग डबल प्लान में, जो कि जल्दी ही मेरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।